हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई एम सत्यम प्रजापति फ्रॉम एनआईटी सिलचर। स्वागत करते हैं आपका नीट टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में। इस वीडियो के अंदर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हैप्पी लर्निंग। माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम इन दिस वीडियो जहाँ पे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के 30 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन होने वाला है ये। तो चलिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल, है ना। हमें किसके बारे में बताना है? हमें आइसोनाइट्राइल के बारे में बताना है, यानी कि एनसी, एन ट्रिपल बॉन्ड सी जिस रिएक्शन से होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। तो अगर हम पहले रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, आर एक्स प्लस एच सी एन। ये सिंपल एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि क्या होगा, आर प्लस और एक्स माइनस और यहाँ पे एक्स प्लस सी एन माइनस, इन दोनों में क्या होगा, रिप्लेस होंगे और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो सिंपल क्या बनेगा, आर सी एन प्लस एच एक्स। तो इसमें तो हमारे पास आर सी एन बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर एन सी चाहिए। तो ये हमारे पास राइट प्रोडक्ट नहीं है, राइट आंसर नहीं है। बी नंबर हमारे पास क्या है कि आर एक्स प्लस ए जी सी एन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा इसका मैकेनिज्म होगा कि इस रिएक्शन में हमारे पास आर एन सी बनेगा और एच एक्स बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो सकता है ना। तीसरा क्या, आर एक्स प्लस के सी एन। तो सिंपल यहाँ पर भी क्या होगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर सी एन प्लस के एक्स। और जो फोर्थ वन वाला है इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, आर आर सी एन प्लस एन ए एक्स। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ बी वाला एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हमें आइसोनाइट्राइल मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि बी ऑनली। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट्स, है ना, इन द कन्वर्जन ऑफ 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोटोलुइन, है ना। यानी कि हमें सिंपल क्या करना है कि 4 नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का टोलुइन बनेगा, और 4 नाइट्रो क्या कहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर NO2 लगेगा, है ना। तो 4 नाइट्रोटोलुइन टू क्या बनना चाहिए, 2 ब्रोमोटोलुइन। ठीक है। 2 ब्रोमोटोलुइन कहने का क्या मतलब कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br। ठीक है। तो कौन सा रिएजेंट का इसमें सेट है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है। तो चलिए इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कराएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करेंगे CH3 और NO2 के बारे में, तो अगर हम इसका सिंपल रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं, ठीक है, Br2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है। यानी कि NO2 क्या करेगा, Br को मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, रिएक्शन करा देगा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले Br जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। CH3 Br और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन किसका होना चाहिए, Br2 का होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो Br बीच में दिया है इससे NO2 नहीं रहेगा, और जब NO2 हमारे पास नहीं रहेगा तो मीटा डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमें जब 2 ब्रोमोटोलुइन बनाना है, यानी कि Br को NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लेके जाना है, तो सबसे पहले रिएक्शन हमारा Br2 का ही होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में ही क्या है, Br2 सबसे पहले दिया गया। मैं और कोई भी रिएक्शन अगर ले लेता, फॉर एग्जांपल NaNO2 या फिर SnHCl ले लेता। NaNO2 के साथ तो कोई पहले रिएक्शन होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि NaNO2 जो है वो डायजोनियम रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से जिसके लिए उसको क्या चाहिए, NH2 चाहिए। तो NaNO2 के साथ तो करेगा नहीं। अब हमारे पास SnHCl के साथ करता तो NH2 हो जाता, NH2 हो जाता तो फिर क्या होता, फिर हमारे पास Br जो है वो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन पे नहीं लग पाता। तो घुमा फिरा के बात तो ये है कि Br जो है हमारे पास मेटा पोजीशन पे जाने के लिए, NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके। तो इसमें ऑप्शन सी एक हमारे पास राइट आंसर हो सकता है। अब आगे देखते हैं SnHCl। SnHCl क्या करेगा, अगर हम SnHCl की बात करेंगे तो ये NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा कि CH3
Br और हमारे पास ये क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि NaNO2HCl, जैसे कि आप जानते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट का जो रिएक्शन होता है या डाइजोनियम बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं कि NaNO2HCl और हमारे पास जो टेम्परेचर रहते हैं 0 to 5 डिग्री लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है NH2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें N2+Cl माइनस में, कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे तो CH3 रहेगा, यहाँ पे Br रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा N2+Cl माइनस। ठीक है, तो अ, उसके बाद हमारे पास क्या है H2O H3PO2। अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास जब भी डाइजोनियम बनेगा सॉल्ट यानी कि N2+Cl माइनस बनेगा और हमारे पास रिएजेंट क्या रह रहा है H3PO2, है ना, हमारे पास रिएजेंट क्या रह रहा है H3PO2, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन वहां पे होगी श्योर, और वो क्या होगी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा जो N2+Cl माइनस है वो इस ग्रुप से हट जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमें चाहिए, यानी कि पूरा अगर N2+Cl माइनस हट जाएगा तो हमारे पास CH3 और यहाँ पे Br, और कोई भी होता है यानी H3PO2 की जगह पे और कोई रिएजेंट होता तो डाइजोनियम के हिसाब से कुछ और प्रोडक्ट उसका बनता, बट हमारे पास क्या है H3PO2 है और H3PO2 का काम क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट में से जो आयंस है N2+Cl माइनस वो सब हटा देना, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो टोलुइन। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा इसमें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 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 बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, इसमें हमें क्या करना है राइट प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, जो रिएजेंट दिया है क्या दिया है Cl, अब हम क्या करेंगे इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ KCl के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल हमारे पास क्या होगा Cl हट जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा Cn आ जाएगा, और इसलिए Cn को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों, और उसके बाद अब क्या होगा उसके बाद हमारे पास है H2O HCl हीट। अभी क्या करेगा, अब ध्यान दीजिए कि कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, हमारे पास 3 OH यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और 3 H हमारे पास यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से अमोनिया क्या हो जाएगा हमारे पास रिलीज हो जाएगा, और 3 OH आने का क्या मतलब है CH पे, कि 3 OH आने का क्या मतलब है हमारे पास कि हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज हो जाएगा H2O, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप आने का क्या मतलब है कि वहां पे वाटर रिलीज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा COOH। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया है कि इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है Br2 रेड फास्फोरस, है ना, जब हमारे पास Br2 रेड फास्फोरस आता है तो आपको ध्यान देना होता है कि COOH के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या बोला मैंने कि जब हमारे पास Br2 रेड फास्फोरस आता है तो एक ऐसा रिएजेंट होता है क्या करता है कि COOH के रिस्पेक्ट में अल्फा ग्रुप पे Br को ऐड कर देता है। कहने का क्या मतलब, जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का दिया गया है, ठीक है, COOH है, ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन हो गया मेन, ठीक है, COOH का, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन कौन होगा, ये वाला कार्बन होगा, ठीक है, ये वाला क्या होगा अल्फा पोजीशन होगा, तो अल्फा पोजीशन पे क्या होगा Br को ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है Br2 रेड फास्फोरस का, तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है कि द गिवन कंपाउंड इज, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड है ये क्या है, किस चीज का एग्जांपल है, एरिल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का, विनाइलिक हैलाइड का, फिर बेंजाइलिक हैलाइड का। तो अगर मैं आपको बात करूं पहला एलाइलिक हैलाइड का, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, एलाइलिक हैलाइड कैसे होगा, नॉर्मल हमारे पास एक एल्केन होता है और उसके साथ कोई हैलाइड लगा होता है तो वो हमारे पास एरिल हैलाइड होता है। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड कहने का क्या मतलब कि हमारे पास डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है तो इसके ठीक अल्फा पोजीशन पे, ये इसके ठीक एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप हो, यानी कि डबल बॉन्ड, और इसका ठीक बगल में बगल वाले कार्बन पे कोई हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऑब्वियसली हमारे पास अलाइलिक होगा। अगर हम विनाइलिक की बात करेंगे तो हम विनाइलिक कहने का क्या मतलब कि हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे, यानी कि दोनों कार्बन पे जब हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे अगर हमारे पास हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो विनाइलिक हैलाइड होता है। और बेंजाइलिक हैलाइड कहने का क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से कि हमारे पास बेंजीन बन गया और यहाँ पे CH2 और X, है ना,
अगर इस तरह का कार्बन हो यानी कि बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बन हो तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड बेंजाइलिक पोजीशन पे नहीं है ना? अगर हमारे पास यहाँ पे होता और ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ऑब्वियसली हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में उसके ठीक एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है यानी कि हमारे पास ये एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है? तो ये एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट पहले थोड़ा सा लगा होगा कि किस तरह क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो आपको सिंपल क्या किया गया है कि आपके पास एक डबल बॉन्ड दिया गया है, ठीक है? अल्कीन दिया गया है, उसके साथ HBr का रिएक्शन कराना है और ये जो दिया गया है हमें पता नहीं क्या दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि O2 दिया गया है और O2 देने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक परऑक्साइड है और परऑक्साइड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने का मतलब क्या है कि आपके पास Br कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है? तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इस वाले ज्यादा नंबर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा और Br जो है हमारे पास यहाँ पे रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल से है बट यहाँ पे परऑक्साइड होने की वजह से ऑप्शन ए होगा। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग द कंपाउंड व्हिच शोज मेटामरिज्म मेटामरिज्म कहने का क्या मतलब है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना डाइवेलेंट या फिर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसके अगल बगल डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने की वजह से जो आइसोमर प्रोड्यूस होता है उसी को हम मेटामर कहते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्या है C4H10O, है ना? यानी कि हमारे पास क्या है इधर का फॉर्मेशन पहले करेंगे तो इधर क्या हो सकता है C2H5 और इधर क्या हो सकता है C2H5, ठीक है? और पहले तो इधर दो हो गए, इधर दो कार्बन हो गए। एक साइड क्या करते हैं कि एक साइड हम एक कार्बन कर देते हैं और एक साइड हम क्या करते हैं 3 कार्बन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हुआ? ये एक तरह का आइसोमर हुआ और इसी को हम क्या कहेंगे मेटामर आइसोमर कहेंगे या फिर मेटामरिज्म कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर C5H12 की बात करेंगे तो ये तो नॉर्मल हमारे पास अल्कीन होगा। तो ये भी तो किसी भी तरह का आइसोमर नहीं प्रोड्यूस करेगा। C3H8O की बात अगर हम कहेंगे तो C3H8O में क्या होगा हमारे पास 3 कार्बन होंगे कुछ इस तरह से CH3O C2H5। तो यहाँ पर क्या होगा एक साइड दो कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे एक साइड दो एक साइड एक कर सकते हो। तो बात तो वही हुई। तो ये तो किसी भी तरह का आइसोमर प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि अगर आप डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी करोगे तो सेट क्या बनेगा 1 2 या फिर 2 1। तो बात तो एक हुई। बट इसमें क्या था इसमें दो दो का बन रहा था या फिर एक तीन का बन रहा था। तो इसमें क्या हुआ डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स बन रहे थे इसलिए वो आइसोमर प्रोड्यूस किया। और C3H6O यानी कहने का मतलब कि CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3 ये तो किसी तरह का आइसोमर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये हमारे पास नहीं आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज पेंट टू इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन है ना? ये हमारे पास पेंटेन हो गया और Br लगाए तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया हमारे पास। और ये जो बना है इससे वो क्या बना है पेंट टू इन बना है ना? पेंट टू इन कहने का मतलब क्या है 1 2। तो इस तरह का जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें बेसिकली दो रूल हमारे पास लगते हैं। एक तो हमारे पास होता है सेटजेफ, पहला हमारे पास या तो सेटजेफ रूल लगता है या फिर हॉफमैन रूल लगता है, ठीक है? हॉफमैन रूल। तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जब हमारे पास बनता है तब जब हमारे पास ऐसा एल्किन का फॉर्मेशन होता है जिसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं ना? तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऐसा एल्किन बना है जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है या फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन सब्सटेंस ज्यादा है। तो जब ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो सेटजेफ रूल के हिसाब से बनता है। और जब हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बने फॉर एग्जांपल यही वाला कंपाउंड और डबल बॉन्ड हमारे पास पहले वाले पोजीशन पे लग जाए यानी कि वहां पे जहाँ पे ये रूल को फॉलो ना करे यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं ये वाले रूल को फॉलो ना करें
तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन रूल के वजह से होता है। तो इन जनरल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सेट रूल के हिसाब से बनता है, जिसमें कि जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं, तो वो वाला प्रोडक्ट ही हमारे पास ज्यादा बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, तो यही वाला कंपाउंड बनेगा ड्यू टू सेट रूल। तो इसका जो आंसर है वो सेट होगा, ना कि हॉफमैन होगा। बाकी हकल रूल और हर्ट्ज रूल, तो हकल रूल तो आप जानते हैं एरोमेटिक से आएगा, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता इसका। हर्ट्ज रूल का भी तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ गया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। बाकी हॉफमैन कहीं कहीं रिएजेंट में बनेगा, आप वैसे रिएजेंट को फेस करोगे तो पता चलेगा कि हॉफमैन में बनता है, बट वो डिपेंड करता है रिएजेंट पे। और सेटजेफ तो इन जनरल हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि प्रोडक्ट किस रूल के हिसाब से बना है, ऑब्वियसली सेट ऑफ रूल से बना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन में ये जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो हमको क्या दिया गया, एसीटोन दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसीटोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, C2H5 MgBr के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, आप देखिए कि आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए कि जो C है वो प्लस और O है माइनस, और यहाँ पे H2F5 क्या है, माइनस, और MgBr जो है वो प्लस है। एक्चुअली Mg है, तो Mg में क्या होंगे, डबल आयन होंगे। Br माइनस होगा, बट हमारे पास Mg प्लस होगा, तो MgBr एक साथ होंगे, और C2H5 एक साथ होगा। तो इस हिसाब से अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, इस CH3C, और यहाँ पे C2H5 है, ये प्लस वाले के साथ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा C2H5, और यहाँ पे क्या हमारे पास लग जाएगा O माइनस और MgBr। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, और जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे H प्लस, यानी किसी H प्लस के सोर्स के साथ इन वाटर मीडियम, या मतलब वाटर एज ए मीडियम मान के, तो क्या होगा कि MgBr हट जाएगा, और O माइनस के साथ क्या हो जाएगा, H प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3COH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास कितने ऑलमोस्ट कार्बन, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। अगर इनका नोमेनक्लेचर करें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं C2H5 को, कैसे, तो CH2CH3। ठीक है, तो अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारे पास OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप क्या होता है, सबसे लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, 1 2 4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो हमारे पास दूसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 मेथिल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने का है, 4 का है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और दूसरे पोजीशन पे क्या है, ऑल है, यानी कि अल्कोहल है, तो 2 ऑल। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गोल्ड फील्ड विद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करता है, एज यू नो कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे RX है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे RX है, तो जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे Na के साथ, तो Na, और यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पास रिएजेंट क्या होगा इसका, तो क्या बनेगा हमारे पास RR जनरली बनता है। तो RR कहने का क्या मतलब है कि ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ही बनेगा, है ना, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमेट्रिकल बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अगर आपके पास और कोई कंपाउंड है, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं कि R1X प्लस R2X, और इन सबका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Na ट्राइथर का, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी कि R1R बनेगा प्लस R2 R2 बनेगा प्लस R1 R2 भी बनेगा, लेकिन इसका यील्ड जो है होगा वो काफी कम होगा। R1 R2 भी बनेगा, लेकिन इसका यील्ड जो होगा वो काफी कम होगा, या फिर नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि नहीं बनेगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा रिएक्शन में वो सारे प्रोडक्ट नहीं बन सकते कि जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिकल कौन सा है। तो पहला क्या है, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी कि हमने क्या किया, ब्यूटेन बना लिया, और यहाँ पे 2 पर भी मेथिल है, 3 पर भी मेथिल है। तो ऑब्वियसली अगर हम एक ऐसा ग्रुप ले जहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे एक्स करते हैं ना, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, फूड रिएक्शन कराते हैं, यानी कि Na और ड्राई था, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये तो बन जाएगा हमारे पास, है ना, अच्छा खासा अमाउंट में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एन हेप्टेन की बात करेंगे, यानी कि 7 कार्बन होंगे। तो 7 कार्बन कैसे बनेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन कैसे बनेंगे, 3 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 3 का बनेगा तो 6 का बनेगा, 4 4 का बनेगा तो 8 का बनेगा। तो आई थिंक ये हमारे पास होगा और राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो होगा वो गुड एल्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 कार्बन है इसमें। एन ब्यूटेन बन जाएगा अगर आप क्या करो ना कि CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसका अगर रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, Na ड्राई था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ये एन ब्यूटेन बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास CH3 CH2 और फिर से कंपाउंड जुड़ जाएगा CH2 CH3, तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा, है ना। एन हेक्सेन में कुछ इसी तरह का बन जाएगा कि आपके पास अगर प्रोपेन है, प्रोपेन का हम ऊर्जा रिएक्शन के साथ कराएंगे तो एन हेक्सेन बन जाएगा, बट एन हेप्टेन नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि द कंपाउंड ए on treatment with Na gives B and with PCl5 gives C, और B and C react together to give diethyl ether। तो A B C हमें बताना है। तो इस तरह में आपके पास समझ रहे होंगे कि इनफाइनाइट क्वेश्चन, इनफाइनाइट इसका आंसर हो सकेंगे, क्योंकि A B C किसी के बारे में कुछ ऐसा उतना नॉलेज नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, राइट आंसर को खोजेंगे, बिकॉज इस तरह से सोच रहे हैं कि एक क्या हो सकता है, तो फिर हम उतना नहीं सोच पाएंगे, बट ऑप्शंस के हिसाब से देख के जल्दी बना लेंगे हम। तो ऑप्शन मान लीजिए कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है, पूरा टेबल में यही होगा। तो अगर हम C2H5 लेंगे, तो C2H5 का अगर हम रिएक्शन, पहले क्या कहा गया है कि ऑप्शन कि कंपाउंड ए का ट्रीटमेंट कराएंगे हम किसके साथ, Na के साथ। तो हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं Na के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यानी कि C2H5 को Na मिलना चाहिए। इसमें क्या दिया गया है, इसमें तो C2H6 दिया गया है, यानी कि ये राइट आंसर नहीं होगा। इसमें Cl दे दिया गया, नहीं ये राइट आंसर नहीं होगा। C2H6 दिया गया, ये राइट आंसर नहीं होगा। तो वैसे हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे C2H5 Na के साथ रिएक्शन किया है, तो क्या बना है, C2H5ONa, जो कि बी है। और दूसरा हिंट क्या हमें मिला है कि ऑप्शन ए को, यानी कि जो हमारे पास, सॉरी, ऑप्शन ए यानी कि कंपाउंड ए को अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, C2H5Cl, और ये आपके पास ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो ओवरऑल हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर, यानी कि C2H5ONa और हमारे पास क्या दिया है, C2H5Cl, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, डाई एथिल ईथर बनाएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या डाई एथिल ईथर बना रहे हैं। तो C2H5, यहाँ पे O क्या हो जाएगा, Na, यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर देंगे, और जो बचा होगा वो बस क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि डाई एथिल ईथर है, और ये जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के हिसाब से एकदम सटीक आंसर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें C7H8 का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें देखना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है निकालने का, मैं कैसे निकालता हूँ इसको, कि अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, यानी कि DU, तो C+1 करता हूँ माइनस H+X-N/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम C7H8 की बात करेंगे, C7H8, तो कार्बन कितना है, 7, और तो 7+1 8 कर दूंगा मैं, ठीक है, माइनस H हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। बाकी ना X, ना तो इसमें X है, X यानी कि ना तो कोई इसमें हैलाइड है, ना तो कोई नाइट्रोजन है। तो बस हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर लिखेंगे और बाई 2 कर देंगे, यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिंपल सा बात है, हमें दिमाग में बस बेंजीन का एक ख्याल आएगा कि बेंजीन जैसा कुछ इस से बनेगा, क्योंकि बेंजीन में क्या है, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। तो ऑब्वियसली उसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारे पास ये बेंजीन बन गया, बट बेंजीन में तो 6 कार्बन है, इसमें एक और ज्यादा है, यानी कि एक और बना लेते हैं, तो CH3। ऑब्वियसली टॉलुइन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि 7 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 3 H यहाँ पे
और 5 लगे हुए यहाँ पे, तो टॉल्यूइन हमारे पास बन गया। अब टॉल्यूइन का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, 3Cl2 के साथ और हीट करके। तो अब ये क्या करेगा, एज यू नो कि हमारे पास HCl का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से पहले क्या होगा कि CH2Cl बनेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन हटेगा, HCl निकलेगा और Cl जाके जुड़ जाएगा, तो CH2Cl होगा, फिर क्या होगा CHCl2 होगा, एंड देन क्या होगा हमारे पास एक और क्लोरीन बचा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा CCl3 बन जाएगा, तो CCl3 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अब हम Br2Fe के साथ इसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो Br2Fe, एज यू नो यहाँ पर जो CCl ग्रुप है ना, CCl3, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा, जो हमारे पास Br बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो मेटा पोजीशन पे बनेगा, यानी कि Br हमारे पास कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, ZnHCl है। अब ZnHCl क्या करेगा, फिर से उसका रिवर्स करेगा, जो यहाँ से यहाँ पे Cl बना था हमारे पास, CCl3 बना था, वो क्या होगा, फिर से हमारे पास हटेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnHCl क्या करेगा, सबको हटा देगा और यहाँ पे फिर से हमारे पास CH3 बन जाएगा और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास एम ब्रोमोटोलुइन आ रहा है, और एम ब्रोमोटोलुइन इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CHCH3 विद HBr प्रोड्यूसेस ए, ए हमारे पास क्या हो सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। बस बेंजीन बन गया, ठीक है, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये आपका CH3, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास क्या, अब आप ध्यान दीजिए कि दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, एक तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, या फिर एक यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो हमारे पास कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हम ये देखेंगे कि जब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सिंपल SN1 रिएक्शन होगा, तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोकेटायन जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। तो अगर हम पहले वाले कंडीशन की बात करेंगे, अगर हम पहले वाले कंडीशन की बात करेंगे, तो पहले वाले कंडीशन में क्या है, कार्बोकेटायन के साथ यहाँ पे बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कार्बोकेटायन है, ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस में आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा कार्बोकेटायन हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। वहीं दूसरी तब बात करेंगे जहाँ पे H है और H के सॉरी प्लस है, कार्बोकेटायन बना और यहाँ पे बस CH3 है, तो CH3 क्या करेगा, प्लस और इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से कोशिश करेगा, ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोकेटायन को कुछ हद तक स्टेबल करेगा, बट जो हमारे पास फेनिल ग्रुप है, यानी कि जो यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, ये कार्बोकेटायन को काफी ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से डिटरमिन किया जाएगा, तो हमारे पास होगा कार्बोकेटायन वो यहाँ पे ज्यादा मतलब यहाँ पे बनेगा, तो इस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट डिसाइड होगा, ठीक है। तो हम हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पास बेंजीन ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे CH, तो यहाँ पे प्लस बनना है, यानी कि Br माइनस यहाँ पे लगेगा और CH, और हमारे पास होगा CH2, यहाँ पे लगेगा और CH3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है। हमारे पास C6H5CH2Br दिया है, ठीक है, नॉर्मल, और Mg इथर और H3O प्लस, तो हमारे पास X क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास Br, ठीक है, Br यहाँ पे लग गया, सॉरी कुछ इस तरह से नहीं बना है ना, यहाँ पे हमारे पास CH2 और Br, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, Mg इथर के साथ, ठीक है, Mg इथर, तो क्या बनेगा हमारे पास CH2 MgBr, ठीक है, और H3O प्लस है, यानी कि H प्लस का सोर्स है, तो H जाके हमारे पास जुड़ेगा, बाकी सबको हटा देगा, है ना, तो H जाके हमारे पास यहाँ पे जुड़ेगा, CH3 बनेगा, बाकी सबको हटा देगा, तो ओवरऑल हमारे पास टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनेगा, तो टोल्यूइन हमारे पास किस में बना है, तो टोल्यूइन ऑप्शन सी में बना है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है कि विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कौन ज्यादा फास्ट होगा? तो ऑब्वियसली एक बात आप ध्यान दीजिए कि क्या होगा कि जितना ज्यादा आपके पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, Br को हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। और कार्बोकेटाइन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों या फिर आपका पास कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्ट करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये C पीएच। ठीक है, कितने पीएच लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। ठीक है, पीएच एच और हमारे पास Br, तो ये हमारे पास पहला हुआ। ठीक है, ए नंबर। बी नंबर की हम बात करेंगे तो बी क्या हमारे पास है, C6H5CH3 है ना, यानी कि अगर हमारे पास ये क्या है, सी है, सी में लगा हुआ है पीएच और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एच, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Br, तो हमारे पास बी है। सी की अगर हम बात करेंगे तो सी में क्या लगा हुआ है आपके पास, सी। सी में हमारे पास कितने सी में हमारे पास क्या इस कंडीशन है कि पीएच लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक पीएच लगा हुआ है और एक Br लगा हुआ है। ठीक है, और डी में CH2 लगा हुआ है ना, यानी कि H और H, और ये हमारे पास पीएच और ये Br। अब आप देखिए कि हमारे पास किस वाले कार्बन पे क्या है, ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पीएच ग्रुप है, 2 पीएच ग्रुप है, यहाँ पे एक पीएच ग्रुप है और यहाँ पे एक पीएच ग्रुप है, तो पहले ही आउट ऑफ रेस हो गए। अब हमारे पास ए और सी बचे। ठीक है, अब हमारे पास अंतर कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे CH3 है, तो ऑब्वियसली CH3 हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल बनेगा, इस वजह से SN1 रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगी। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि स्टेटमेंट 1, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। एकदम बिल्कुल सही बात कही गई है कि आपके पास क्या है, कि हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि NO2 लगा हुआ है, और एक हमारे पास नॉर्मल फिनॉल है। नॉर्मल मतलब कि फिनॉल है, कुछ उसमें ऐड नहीं है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बिकॉज हमारे पास NO2 है। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्क करके कि एसिड स्ट्रेंथ के लिए, एसिड स्ट्रेंथ के लिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना, जितना तगड़ा या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। हमारे पास NO2 यहाँ पर क्या है, लगा हुआ है, इस वजह से इसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है ना। इस स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि O नाइट्रोफिनॉल, M नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring, है ना। तो हमारे पास क्या है कि सेम एसिड स्ट्रेंथ होगा, तो सेम नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ऑर्थो पैरा पे तो चलिए ठीक है, ऑर्थो पैरा पे जब होता है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, मैं आपको चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ हो या फिर यहाँ पे पैरा पे लगा है और यहाँ पे या फिर ऑर्थो पे लगा हुआ हो, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि हमारे पास मेटा पे लगा हुआ हो, है ना, मेटा पे लगा हुआ हो। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास NO2 ऑर्थो या पैरा पे होगा ना, तब यहाँ पर इसका प्लस आर और प्लस आई, माइनस आर और माइनस आई, दोनों इफेक्ट लग रहे होंगे। दोनों इफेक्ट लगने के और दोनों इफेक्ट में क्या होता है, माइनस आर और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ना। माइनस आर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, माइनस आई में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो और रेजोनेंस इफेक्ट होता है हमारे पास, वो या तो ऑर्थो या पैरा पे लगता है। बट हमारे पास ये मेटा वाले कंडीशन में क्या है, मेटा वाले कंडीशन में सिर्फ माइनस आई लगेगा, तो इसका जो पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट ऑर्थो ऑर्थो पैरा वाले में क्या है, माइनस आर लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से इनका एसिड स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू मेटा वाला। तो ऑप्शन 2 जो होगा वहां पास गलत होगा, सबका सेम एसिड स्ट्रेंथ नहीं होगा, ऑर्थो पैरा का ज्यादा होगा, मेटा का कम होगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास होगा ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन
और स्टेटमेंट 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, बट स्टेटमेंट 2 होगा हमारे पास इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। तो यहाँ 16 की बात करते हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लुकास टेस्ट में जो हमारे पास रिएजेंट होता है, अच्छा यहाँ पे दिया गया लुकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 और ये हमारे पास लुकास रिएजेंट है। तो लुकास टेस्ट इसी बेसिस पर करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस तरह से रिएक्शन करते हैं, है ना? कुछ क्या करते हैं इमीडिएट करेंगे, कुछ 5-10 मिनट में करेंगे, कुछ क्या होगा काफी टाइम लगेगा तो करेंगे। तो इस बेसिस पर हम करते हैं। तो यस, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की हम बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देता है टर्बिट्री एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट। तो नहीं, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल नहीं करता है, टर्सरी अल्कोहल करता है। टर्सरी अल्कोहल जो होगा हमारे पास, टर्सरी अल्कोहल जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा, लुकास रिएजेंट में क्या होगा, काफी फास्ट रिएक्शन करेगा और काफी जल्दी ये क्या करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा, ना कि प्राइमरी करेगा। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 जो होगा स्टेटमेंट 2 गलत होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स व्हाट। तो सबसे पहले हम एनिसोल बना लेते हैं। एनिसोल कैसा बनता है, हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है OCH3 और इसका रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, HI के साथ, ठीक है। तो HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉर्मल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और नॉर्मल से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, OH प्लस CH3I। ये सिंपल आयनिक एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि द हीटिंग ऑफ फेनिल मेथिल ईथर विद HI प्रोड्यूसेस व्हाट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है फेनिल मेथिल ईथर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं HI के साथ, है ना, जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं HI के साथ तो क्या बनता है, तो क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फेनिल ग्रुप के साथ रहेगा, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और यहाँ हमारे पास H और यहाँ हमारे पास I ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल प्लस CH3I, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिनॉल होगा, फिनॉल होगा और जो हमारे पास मेथिल आयोडाइड है ये बनेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस रिएक्शन है, आपको ये चीज याद होना ही चाहिए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। याद नहीं होना चाहिए आपको। देखिए इसका मैकेनिज्म काफी लेंदी है, काफी टफ है एंड एज अ नीट एस्पिरेंट आपको एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा टफ है तो आप इसको इग्नोर करके आप इसका रिजल्ट याद कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा उतना मैकेनिज्म का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नहीं आपसे कभी उस लेवल का पूछा ही जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि ये फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन हटेगा और कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पे आएगा। सिंस यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू, तो अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा कि शिफ्ट होगा और यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा H को रिप्लेस करके। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन जो होगा वो इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा, बीच वाले कार्बन के पास। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन बेंजीन का ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बीच वाले कार्बन के पास क्या है, बीच वाले कार्बन के पास प्लस आयन है यानी कि कार्बोकेटाइन है, तो बीच वाले से ही क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा CH और इस साइड क्या होगा CH3 और इस साइड क्या होगा CH3। तो ये बनता है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक कॉमन नाम है जिसको क्यूमीन कहते हैं ना। तो ये क्यूमीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है।
अब क्यूमीन के पास हमारे पास क्या है, O2 और H3O प्लस और ये हीट। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि ऑब्वियसली इसमें पता है क्या होता है। अगर आप इसको और डेप्थ से देखें तो हमारे पास ये बेंजीन है और ये सी है, एक तरफ यहाँ पे CH3 और एक तरफ हमारे पास यहाँ पे CH3 और इधर हमारे पास O जा करके ऐड हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना। तो अभी क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप जा करके बेंजीन से ऐड हो जाता है और बीच वाला कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे OH लग जाता है तो फिनॉल बनता है प्लस एसीटोन बनता है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो हमसे कह रहा है कि आर सॉरी आर नहीं, ये पी है, पी क्यू आर बताना है हमें। तो पी हमारे पास क्या निकला, क्यूमीन निकला, तो पी क्यूमीन होगा। और तो इस हिसाब से हमारे पास अगर हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे तो देखिए कि जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे पास ये क्यूमीन है, ये फिनॉल है और ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो एक रिएक्शन दे रखा है हमारे पास, ये रिएक्शन में फिनॉल है OH, NH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, O माइनस Na प्लस बन जाएगा। तो O माइनस Na प्लस बनने का मतलब कि सोडियम अल्कोक्साइड आयन बना है ना, सोडियम अल्कोक्साइड आयन बना है और MEI के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, Na रिप्लेस हो जाएगा और MEI2 उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन बना। तो इससे क्या होता है ना कि एक ऐसा रिएक्शन है जिससे कि आप जिस तरह का ईथर बनाना चाहे उस तरह का बना सकते हैं। और इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सोडियम एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हम करते हैं, कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से हम क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही सोडियम एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है तो दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करा करके क्या कर देते हैं, ईथर फॉर्मेशन करा देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहेंगे, जिसका एक एग्जांपल है। आई होप यू गॉट इट द व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो फिनॉल का रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराया। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये काफी फेमस रिएक्शन है एंड आई होप कि आप इससे कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे। और इसका नाम क्या है, राइमंड डायमंड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल होता है और फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ होता है, CHCl3। और जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पता है क्या होता है हमारे पास इधर OH तो लगता ही है, यहाँ पे जाकर के CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे CHO ग्रुप का एडिशन हो जाता है और ये CHO यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो एक हमारे पास रिएक्शन दिया गया है जिसमें ONA है। ONA कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्शन है और हमारे पास एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड है। तो इनसे क्या होगा कि NaCl रिलीज हो जाएगा और हमारे पास ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी अभी इसकी हमने बात की पहले क्वेश्चन में। तो ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। पहले हमारे पास क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है, O माइनस Na प्लस, फिर एल्किल हैलाइड आएगा। अब इस Cl क्या होगा, Na के साथ रिएक्शन करके NaCl हट जाएगा और O के साथ हमारे पास बाकी का ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहेंगे। क्वेश्चन 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल। एनिसोल कहने का क्या मतलब है, चलिए वो तो बाद में पता लग ही जाएगा। पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो सेट है, यहाँ पे CH3 CHO है और RMGX है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे कुछ ऐसा एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास, और फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, CH3I के साथ। एक बेसिक मीडियम आपके पास है। अब क्या होगा पता है, बेसिक मीडियम है तो हमारे पास ये H हटेगा
और इसके जगह पे आयनिक डिस्प्लेसमेंट होगा और CH3 जाके ऐड हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि OCH3। OCH3 हमारे पास क्या होता है, रिसोल फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी किसी से रिसोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12H C6H14O which gives positive आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट किस तरह का कंपाउंड देते हैं जिनमें क्या होता है, R C CH OH होता है और CH3। तो कुछ इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो क्या है, C6H14O। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि देखिए ये वाला जो सेट है, ये वाला ये वाला तो फिक्स रहने वाला है। बाकी बचे अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस हिसाब से 2 कार्बन तो फिक्स हो गया और OH का भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया। बाकी बचे 4 कार्बन, तो उनके हिसाब से हम देखेंगे कि इस तरह का किस-किस तरह के आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से, CH3 CH2 CH2 CH2, ये पहला हो गया। अब बाकी ये वाला जो ग्रुप है इसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, CH OH और CH3। तो हमारे पास पहला रहा। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड की बात करेंगे, दूसरे वाले आइसोमर की, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये तो इस वाले कार्बन से अटैच हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले कार्बन से अटैच करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कि CH3 CH2 CH CH3 और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH CH3 और OH। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन 4 कार्बन का जो लेंथ था वो उससे तो जो पॉसिबल आइसोमर थे वो बन गए। अब हम 3 कार्बन के साथ आएंगे, है ना, मेन ग्रुप का जो होगा उसमें 3 कार्बन ऐड करेंगे, तो CH3 CH2 CH। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ एक CH3 ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, बाकी का जो ग्रुप है उसको लिखेंगे, तो CH OH और CH3। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तीसरा हुआ। फोर्थ क्या होगा कि ये CH3 को हम यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, तो CH3 CH2, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH होगा, CH2 CH OH CH3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 ऐड कर देंगे। तो ये 4 पॉसिबल आइसोमर्स है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, among the following ethers which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल हमारे पास हॉट कंसंट्रेटेड HI के साथ जब ट्रीटमेंट करेंगे तो SN1 टाइप रिएक्शन होगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन टाइप होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है कि कहाँ पे कार्बोकेटन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। जहां पे कार्बोकेटन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा हम उसी वाले ग्रुप को क्या करेंगे कि लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास देखिए कि यहाँ पर अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा और यहाँ पे एच होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ब्रेक डाउन होगा, है ना, सॉरी। हमें क्या करना है, मेथिल एल्कोहल प्रोड्यूस करना है और कंसंट्रेटेड एचआई के साथ हमारे पास OCH3 के बीच में क्लीवेज नहीं होगा, हमारे पास वो और इस वाले ग्रुप के साथ क्लीवेज होगा और यहाँ पे हमारे पास H ऐड होगा और हमारे पास HI होगा क्योंकि हमारे पास SN1 रिएक्शन है। तो इस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर हम सबका कार्बोकेटाइन बनाना चाहें तो एक तो यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे एंड फोर्थ वन यहाँ पे। ऑब्वियसली हमारे पास देखिए कि पहले वाले में क्या होगा कि 3-3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस को काफी ज्यादा स्टेबल बनाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है या ज्यादा चांस है कि ज्यादा नंबर में मेथिल एल्कोहल बनेगा। बाकी सब में भी बनेंगे लेकिन ऑप्शन ए में काफी ज्यादा बनेगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल है और कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है कि SN1 रिएक्शन काफी फास्ट होगी और SN1 रिएक्शन काफी फास्ट होने का मतलब है
कि मेथिल ऑरेंज यहाँ पे काफी ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये हमारे पास दिया गया है, तो बताना है कि क्या बनेगा। ऑप्शन चलिए इसमें पूछा गया है कि जो सी होगा वो सी कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले रिएक्शन करते हैं CH3 Br, और इसका रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, ACN के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारे पास ये CH3 और ये Cl हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, H3O प्लस है, और H3O प्लस होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि C ट्रिपल बॉन्ड अगर N हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 3H यहाँ पे और 3OH यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इधर CH3 COOH बनेगा, है ना, CH3 COOH का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही इसका CH3 COOH का फॉर्मेशन होता है हमारे पास क्या हुआ, कंपाउंड बी हो गया, और इसका हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, LH के साथ। ठीक है, तो LH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर जब हम कराएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा एकदम लास्ट तक, जहां तक रिड्यूस रिड्यूस हो सकता है। तो ये CH3 CH2OH का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि LH जो है वो यानी कि LiAlH4 यानी कि LH, ये क्या होगा, ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इसको काफी अच्छे से रिड्यूस करेगा। कहाँ तक करेगा, तो इथाइल अल्कोहल तक करेगा। तो इथाइल अल्कोहल जो होगा उसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल बना लेते हैं, CH3 CH2OH CHOH CH2, ये क्या है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे HI के साथ। एक्सेस ऑफ HI दिया गया है, यानी कि जहां जहां भी OH है वहां वहां पे क्या होगा, HI हो जाएगा, तो I वहां वहां पे लग जाएगा। नॉर्मल हमारे पास रिएक्शन होगी और OH की जगह पे क्या हो जाएगा, I लग जाएगा। तो जहां जहां पे OH है वहां वहां पे क्या होगा, I लग जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है ना, अगर एडजेसेंट कार्बन से प्रेजेंट है I और I प्रेजेंट है, ये I और ये प्रेजेंट है, तो ये दोनों I जब हटेंगे तो क्या होगा, इनके जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये हटेंगे तो क्या होगा, इनके जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 I रह जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा हमारे पास, फिर से HI का रिएक्शन होगा, और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर H आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, तो यहाँ पे I आके जुड़ेगा। ठीक है, जब ये प्लस क्लीवेज होगा तो मतलब आप ये समझिए कि जब डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, प्लस बनेगा, और यहाँ पे माइनस बनेगा HI के रिएक्शन से। तो जब यहाँ पे प्लस बनाए तो यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, सॉरी H आएगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे CHI बनेगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, CH2I बनेगा। ठीक है, तो फिर इसका क्या होगा, जब हीट करेंगे इसको, तो हीट करेंगे इसको, तो ये वाला आई और ये वाला आई दोनों हटेंगे, और इनके जगह पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बनेगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है हमारे पास ओवरऑल, ये जो हमारे पास ओवरऑल है ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन का है, तो प्रोटीन हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि गिवन एन साइक्लोहेक्सेनॉल acetic acid 2,4,6 trinitrophenol and phenol in this order of decreasing acidic character is। देखें एसिडिक कैरेक्टर है, वो उसको हम कैसे पता करेंगे, तो नॉर्मल अगर हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर दिया, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पता करना है, तो पहले तो आपको एसिड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए। तो आई होप कि आप सबको याद होगा। बाकी आप ये देखिए कि किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ज्यादा लगे हुए हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे वो काफी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल की। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, और एलिफेटिक का एसिडिक कैरेक्टर काफी ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली ये सबसे लास्ट में तो आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कहाँ है। ये नॉर्मल हमारे पास OH है, साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है OH, और 2,4,6 यानी कि इधर NO2, यहाँ NO2, और यहाँ NO2। ठीक है,
और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, फिनॉल है। तो अब जनाब यहाँ पे देखिए, अब ये तो एलिफेटिक है और ये बाकी सब के सब एरोमेटिक हैं, और CH3 का तो पूछना ही क्या, एसिटिक एसिड गए तो मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो अरे भाई साहब, लास्ट में तो सबसे ज्यादा हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास सही हो सकता है। सॉरी, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट हमारे पास ये 3 ऑप्शन में हो सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब हमारे पास बात आती है कि इसमें और इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखिए, जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा कि ये एसिडिक एसिड से भी ज्यादा इसका एसिड स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा होगा किसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। देन हमारे पास एसिटिक एसिड की, और उसके बाद आएगा फिनॉल, तो 4, और सबसे कम आएगा किसका, साइक्लोहेक्सेनॉल के। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो जो 30 की बात करेंगे कि अमंग द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स में से हमें बताना है एसिड एसिडिटी ऑर्डर, है ना, कि कौन सबसे ज्यादा एसिड करेक्टर होल्ड करता है। तो देखिए क्या दे रहा है, फिनॉल दे रखा है, मेथिल फिनॉल दे रखा है, मेटा नाइट्रोफिनॉल दे रखा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल दे रखा है। तो जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि अगर एसिड स्ट्रेंथ हमें देखना है, तो एसिड अगर स्ट्रेंथ देखना है हमें, तो हमें देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है ग्रुप, तो वो क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, तो एसिड स्ट्रेंथ घटाएगा। तो अब एज यूजुअल देखिए कि यहाँ पे मेथिल लगा, और जो मेथिल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो सबसे कम होगा। और नाइट्रोफिनॉल है, यानी कि इसमें NO2 है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन सब में एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। और फिनॉल तो बीच में है, तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब देखिए, सेकेंड वाला तो सबसे लास्ट में होगा, अब ये मानते हैं। फिर फर्स्ट वाला उससे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ में। तो मेटा और पैरा की कहानी, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मेटा पे है, मतलब मेटा पे NO2 है, तो बस यहाँ पे वो एक ही प्रॉपर्टी अपनी शो करेगा, -I वाली, और इसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उसका आएगा। लेकिन अगर वो क्या है, ऑर्थो या पैरा पे है, तो इसमें क्या है, पैरा पे है। लेकिन अगर वो पैरा पे है, तो यहाँ पे वो दो दो प्रॉपर्टी शो करेगा, -I वाली भी करेगा, -I वाली भी करेगा, -R वाली भी करेगा। और -R करने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बेसिस पर हमारे पास इस बेसिस पे मेटा वाला इससे कम होगा, और सबसे ज्यादा होगा किसका, पैरा वाले का। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट द राइट कंसेप्ट। सो थैंक यू जी, आपका इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। आई होप कि 30 क्वेश्चन में से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत अपने कंसेप्ट को रिवाइज